everyone, how are you? I hope you will be fit and fine. कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में आप जी तोड़ मेहनत करके अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे एंड आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दैट कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको इस काम में मदद कर रहे होंगे। तो आइए मैं एक नया वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। दिस इज़ अ न्यू पोएम। बच्चे काम पर जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। बेटा, समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है चाइल्ड लेबर। इसी समस्या को राजेश जोशी जी ने अपने शब्दों में यहाँ उकेरा है। राजेश जोशी जी का कवि परिचय पढ़ते हैं, हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। अध्ययन और अध्यापन दोनों में डिफरेंस है। अध्ययन आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ द अध्ययन, और अध्यापन टीचिंग, पढ़ा रहे थे। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविताओं का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेटा, हम जीवन परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। किस कवि या लेखक के गुरु कौन थे, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, उनके किसी भी काव्य रचना का नाम लेकर आ सकता है, ये रचना किसने लिखी है। ओके, इसलिए ये भी ज़रूरी होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गंभीर आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। नाउ समरी ऑफ दिस पोएम। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हो जाते हैं। सचमुच छोटे छोटे बच्चों का काम पर जाना, चाइल्ड लेबर, जब बच्चों का बाल श्रम हम देखते हैं, सचमुच यह पीड़ा हमें अंतरतम तक झकझोर देती है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या उनके खिलौने खत्म हो गए हैं? क्या उनके घर पर इतनी मुसीबतें आ गई है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? ऐसे कई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में भी उभरते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी आते हैं। लेकिन राजेश जोशी ने इस पीड़ा को शब्दों द्वारा उकेरा है और बाल श्रम जैसी एक विकट समस्या की ओर हमारा ध्यान इंगित किया है। तो जब भी हम किसी को, छोटे बच्चे को काम पर जाते हुए देखें, काम करते हुए देखें, चाइल्ड लेबर करते हुए देखें, तो हमें उसका कारण पूछना चाहिए और उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं हम कितने सरल शब्दों में कवि ने यहाँ इस कविता को उकेरा है। अपनी भावनाओं को, अपने मन के जो पीड़ा है उसको यहाँ उकेरा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी भाषा बहुत ही सरल है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। सर्दी है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? जब राजेश जोशी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बाल श्रम जैसी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को यहाँ उकेरा है, वह बता रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर
अर्थात कोहरे से ढकी सड़क, सर्दी की सुबह, और तब बच्चे काम पर जा रहे हैं। और सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, और इसे विवरण की तरह लिखा जाना तो बहुत ही भयानक है। अतः हमें इसे विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि प्रश्न की तरह लिखना चाहिए, सवाल की तरह लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला, सुनने वाला इस समस्या के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और सचमुच छोटे बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए। यह समय उनके शारीरिक और मानसिक विकास का होता है। तो आगे हम देखेंगे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? कवि राजेश जोशी यहाँ बता रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उसके लिए उनके मस्तिष्क में कई प्रश्न आ रहे हैं, जो यहाँ उन्होंने अपने शब्दों में बयां किए हैं। देखेंगे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या इनकी सारी गेंदें, इनके खिलौने क्या अंतरिक्ष में चले गए हैं? क्या दीमकों ने खा ली है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या हुआ, इन बच्चों को किताबें नसीब क्यों नहीं हो रही है? क्या उनको दीमक लग गया है? दीमक ने सारी किताबें नष्ट कर दी है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे क्या होते हैं बेटा? जहाँ मुस्लिम धर्म की विद्यालय होते हैं, उनकी शिक्षा दी जाती है। तो क्या इनका क्या कारण है? क्या इनके विद्यालय की बिल्डिंग नष्ट हो गई है? क्या भूकंप आ गया है, उन बिल्डिंग इसलिए ढह गई है? इनके खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ के लिए क्या लिखा है वो ध्यान रखेंगे। खिलौनों के लिए लिखा है कि काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। किताबों को क्या दीमक ने खा लिया है? गेंदें क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं? और इमारतों को क्या भूकंप में ढह गई है? तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे किसके लिए कौन सा लॉजिक राजेश जोशी जी ने दिया है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? क्या ये सब कुछ खत्म हो गए? क्यों ये सब बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं? तो आगे हम देखेंगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, अगर बच्चों को खेलने की खिलौने, किताबें और पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं मिल रहे हैं? तो फिर दुनिया में बचता ही क्या है? हमारा भविष्य तो गर्त में जाता जा रहा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सचमुच यह समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखकर भी हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी इंसानियत खत्म होती जा रही है, या फिर हम बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने में आपके मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वह आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि किस प्रकार बच्चे काम पर जा रहे हैं और उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम विवरण की तरह कह रहे हैं, दैट मीन्स हम साधारण रूप से कह रहे हैं, तो उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, वो इग्नोर कर देगा। लेकिन हमें इसे प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, सवाल की तरह पूछना चाहिए, ताकि सुनने वाले के मस्तिष्क में भी यह प्रश्न घूमता रहे और इसका जवाब वह जरूर ढूंढे और इसका हल ढूंढे और बच्चों को बाल श्रम ना करना पड़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? हो सकता है उनके परिवार में आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो, या फिर और भी कई कारण हैं जिनसे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, या फिर उनके पेरेंट को जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वह उन्हें नहीं पता हो सकता है इनके परिवार का जो मुखिया हो शराबी, जुआरी हो, अपंग हो, कोई भी कारण हो सकता है कि बच्चों को अपने घर की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा हो, और इसीलिए शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं, मनोरंजन के साधन इनसे दूर हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों का काम पर जाते देख रहा है, लेकिन उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि वह स्वार्थी हो रहा है। या फिर इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम अपनी व्यस्ततम जीवन शैली के चलते हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि पड़ोसी क्या कर रहा है या पास का व्यक्ति क्या कर रहा है। कोई बच्चा काम पर जा रहा है तो इसे हम अपनी समस्या नहीं समझते, जबकि देश हमारा है, यह हमारे देश का भविष्य है। इसलिए हमें किसी भी बच्चे को काम पर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह समय उसके शारीरिक और मानसिक विकास का है।
आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम पर जाते हुए देखा? ये तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, अपने आसपास भी आप देख रहे होंगे। बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि ये उनके प्रति घोर अन्याय है, उनका बचपन खत्म कर देता है। बच्चे भोले होते हैं, मासूम होते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह उनका मस्तिष्क, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का समय है। इस समय उनके मस्तिष्क में कई सवाल आते हैं, उनको ज्ञान देना चाहिए और उन्हें खेलने और खाने पीने की पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि उनकी उचित देखभाल और पालन पोषण करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, सरकारी स्कूल में उनका खाना पीना और पहनना भी मुफ्त में है, तो ऐसी योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आप इस पाठ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे पाएंगे। हैव ए नाइस डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।